दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा राजनीति शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र 2005 का प्रश्न पत्र, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, लेकिन जो प्रश्न कठिन हैं आप उनको अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र पीजीटी नागरिक शास्त्र 2005 का व्याख्यात्मक और हल प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है दोस्तों, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके, देखिए, डायसी, गिलक्राइस्ट, लीकाक और गैटेल। तो ये कथन गैटेल का है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर और ब्राइस। तो ये कथन कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, महान राजनीतिक विचारक और सिद्धांतवादी गिलक्राइस्ट का कथन है। अगला प्रश्न है, जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी संप्रभुता पर किसने की थी? ऑप्शन है आपके गार्नर, गैटेल, लीकाक और हालैंड। तो ऑस्टिन के विचारों पर या ऑस्टिन के संप्रभुता पर यह टिप्पणी स्टीफन लीकाक द्वारा की गई थी। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये था हेनरी मैन। हेनरी मैन द्वारा राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और जो हेनरी मैन है, हेनरी मैन इन्होंने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों की एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक कथन रक्त समूह ही है, और उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के लिए इसी कारण से ऐतिहासिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? तो आप जानते हैं विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थियरी जो है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? हाब्स, मिल और बेंथम तथा ग्रीन। तो ग्रीन जो है दोस्तों, टी.एच. ग्रीन, ये राज्य की उत्पत्ति के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। और ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है और वह राज्य की आंतरिक अवधारणा का समर्थन नहीं करता है। यांत्रिक अवधारणा ये मानती है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के हित के लिए हुआ है, जिसमें हाब्स, लाक, बेंथम आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसे फेयर यानी हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? तो ऑप्शन है आपके एडम स्मिथ, टी.एच. ग्रीन, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल। तो सही उत्तर है जेरेमी बेंथम। और देखिए, जेरेमी बेंथम, एडम स्मिथ, जेम्स मिल ये सभी हस्तक्षेप की नीति के सिद्धांत के समर्थक हैं, जबकि टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है जो लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर बल देता है। अगला प्रश्न है, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। युद्ध की स्थिति जो है वो राज्य के व्यक्तित्व के सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों हीगल का। हीगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल का मानना था कि युद्ध की स्थिति जो है वो राज्य के व्यक्तित्व के सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो ये कथन एडमंड बर्ग का है। याद रखिएगा, एडमंड बर्ग ने कहा है कि राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी और प्रत्येक सद्गुण और पूर्णता में साझेदारी है।
अगला प्रश्न है, एक कथन है, मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का है, जो वह कहता है कि मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक H.J. लास्की नहीं हैं? पुस्तकों के नाम देखिए, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, द अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इस पुस्तक के लेखक लास्की नहीं हैं, क्योंकि इसकी रचना जो है मैकफर्सन द्वारा की गई है, जबकि डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, कम्युनिज्म, द अमेरिकन डेमोक्रेसी और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इन पुस्तकों की रचना लास्की द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, समाजवाद के संबंध में, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा है? तो ये रैमजे म्योर का कथन है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों त्याग में विश्वास करते हैं और दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में अंतर या समता इस बात पर है कि दोनों सिद्धांतों में व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मिस MP फॉलेट का कथन है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। अगला प्रश्न है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, ये कथन किसका है? तो सालमंड एक विचारक हैं, कानून की परिभाषा देते हुए सालमंड ने कहा है कि कानून नियमों का वो समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, कुछ अवधारणाएं हैं और उनसे संबंधित विचारक। विकासवादी समाजवाद, विकासवादी समाजवाद के प्रतिपादक बर्नस्टीन रहे हैं। वैज्ञानिक समाजवाद आप जानते हैं कार्ल मार्क्स। काल्पनिक समाजवाद सेंट साइमन, फोरियर आदि रहे हैं और अराजकतावाद क्रोपाटकिन। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स सह लेखक हैं किस पुस्तक के? ऑप्शन है आपके दास कैपिटल, एंटी डोहरिंग, क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम और जर्मन आइडियोलॉजी। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स और एंगल्स जर्मन आइडियोलॉजी के सह लेखक हैं। और देखिए, कार्ल मार्क्स जो है उसका महत्वपूर्ण मित्र रहा है एंगल्स, जो कि एक पूंजीवादी था या फिर ये एक बिजनेसमैन था। अगला प्रश्न है, केसी वियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं का ह्रास का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियों में उतार या ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है कि सबसे पहले आएगा दोस्तों उत्पादन के संबंध आता है, उसके बाद आएगा उत्पादन की शक्तियां पहले स्थान पर आती हैं, फिर उसके बाद उत्पादन के संबंध आएंगे, उसके बाद कानून और राजनीतिक संगठन और सबसे ऊपर विचारधारा होती है। तो सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है किसकी? उदारवाद, मार्क्सवाद, सर्वाधिकारवाद और प्रत्ययवाद। तो प्रत्ययवाद या आदर्शवाद की जो प्रमुख धारा है सामुदायिकतावाद है। अगला प्रश्न है, देखिए, एक पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स हैं और जॉन रॉल्स की सबसे महत्वपूर्ण कृति ए थियरी ऑफ जस्टिस है, जिसमें उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, एडमंड बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन है आपके नैसर्गिक अधिकार, ऐतिहासिक आधार, कानूनी अधिकार और नैतिक अधिकार। तो एडमंड बर्क जो है वो ऐतिहासिक अधिकार का समर्थक था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है? लोकसभा, जनमत संग्रह, आरंभक और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, फांसीवाद निम्नलिखित में से किसको महिमा मंडित करते हैं?
ऑप्शन है आपके हिंसा, युद्ध, नेता और क्रांति। तो दोस्तों देखिए, हिंसा, युद्ध और नेता, इन तीनों को फांसीवादी महिमा मंडित करते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। ये कथन किसका है? लेनिन, स्टालिन, काटस्की और बर्नस्टीन। तो सही उत्तर है कार्ल काटस्की का मानना है कि मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों जेरमी बेंथम का, जो कानून को अधिकारों का उत्पादन करता या उनका प्रमुख स्रोत मानता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये मैकाइवर का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य जो है वो विधि का शिशु और जनक दोनों है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य और सीमित सरकार। तो सही उत्तर है बुर्जुआ राज्य। बुर्जुआ राज्य मार्क्सवाद से संबंधित है, उदारवाद से नहीं। अगला प्रश्न है, किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? तो ये है स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अधिकारों को निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जॉन राल्स का है, जो वो कहते हैं कि समाज का मूल मुद्दा ये है कि सामाजिक व्यवस्था में न्याय किस पर आधारित है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन सा था? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रोसियस, अल्थूसियस, रिचर्ड हुकर और हाब्स। इनमें जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, उसका प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित किससे था? तो द लाज प्लेटो की एक कृति थी, उसका सर्वाधिक प्रभाव अरस्तु पर पड़ा है और लाज में प्लेटो अपने व्यवहारिकता के स्तर पर उभर कर आया है। अगला प्रश्न है, हाब्स का लेवायथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, ये किसने कहा है? माइकल ओकसाट का कथन है कि हाब्स का लेवायथन राजनीतिक दर्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है, जबकि क्लेरेंडन ने हाब्स की पुस्तक लेवायथन की आलोचना करते हुए उसे जलाने लायक पुस्तक कहा था। अगला प्रश्न है, सामाजिक अभियांत्रिकी या सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित करने वाला उदारवादी विचारक कौन है? तो ये था कार्ल जे पापर। कार्ल जे पापर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदारी है। यह टिप्पणी किसने की है? तो यह टिप्पणी कार्ल पापर ने की है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी थी? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लेटो और अरस्तु को जब आप पढ़ते हैं तो आपको प्लेटो और अरस्तु में सर्वाधिक अंतर उनकी अध्ययन पद्धतियों में दिखाई देता है। तो देखिए प्लेटो की जो पद्धति थी अनुभवात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और तुलनात्मक, इनमें से कौन सी पद्धति प्लेटो की थी? तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी निगमनात्मक, और निगमनात्मक पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। एक पुस्तक है दोस्तों, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, पुस्तक का लेखक कौन है? तो डेविड एस्टन ने इस पुस्तक ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस की रचना की है। अगला प्रश्न है, राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। तो न्याय के लक्षण हैं, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों राल्स के अनुसार न्याय के ये सभी लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, किसने विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाएगा? ये सेंट ऑगस्टाइन, मध्यकालीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन का कथन है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों का झुंड बन जाएगा।
अगला प्रश्न है, मम्सबरी के दैत्य इसके अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है, ये कथन किस पर लागू होता है? तो ये कथन हाब्स पर लागू होता है। हाब्स ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संप्रभुता में व्यक्ति और राज्य के संबंधों में जो विचार दिया है उसकी आलोचना अनेक विचारकों ने की है। एक विचारक है कोली, उसने कहा है मम्सबरी के दैत्य से इससे अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। तो आप ये जानते हैं ये कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। ये समान प्रतिनिधित्व के विचारों पर संबंधित है। जेरेमी बेंथम ने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। अगला प्रश्न है, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो L.T. हाबहाउस इस पुस्तक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? तो ये कथन G.D.H. कोल का है। अगला प्रश्न, हीगल ने नागरिक समाज को किस रूप में देखा था? तो सही उत्तर है सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में हीगल ने नागरिक समाज को देखा था। वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है आपके अरस्तु, गार्डविन, हर्बर्ट स्पेंसर और राल्फ। तो सही उत्तर है अरस्तु द्वारा सबसे पहले वितरक न्याय या वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया गया था। राल्स की न्याय की अवधारणा क्या है? समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी और उदारवादी। तो दोस्तों जॉन राल्स का जो न्याय की अवधारणा है वह उदारवादी अवधारणा पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है L.W. डूब की पुस्तक है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो A.L. लावेल पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट लावेल की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, एक कथन है राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये किसने कहा है? तो लॉर्ड ब्राइस का कथन है। लॉर्ड ब्राइस का ये कथन है कि राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। अगला प्रश्न है, किसने चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट कहा जाता है? नौकरशाही, न्यायपालिका, प्रेस और राजनीतिक दल। इसमें से दोस्तों प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? ऑप्शन है आपके प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी और क्रांतिकारी। तो ये प्रतिनिधित्व का जो क्रांतिकारी सिद्धांत है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। और प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का जो क्रांतिकारी सिद्धांत है इसके प्रतिपादक रूसो जो हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो संस्थात्मक, समुदायात्मक और प्रदर्शनात्मक संरचनाएं तो शामिल हैं, लेकिन प्रजातीय संरचनाएं आमंड के हित अभिव्यक्तिकरण वाली संस्थाओं में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ये कथन गिलक्राइस्ट का है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना और अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दल की उपयुक्त व्याख्या दी है? तो ये है दोस्तों गेटेल की व्याख्या। अगला प्रश्न अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार देते हैं और कूट का सही चयन आपको करना है? तो दोस्तों अनुच्छेद 249, 250 और 252 ये संसद को या संघ को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देते हैं। क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदाता इकाइयां होती हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है।
ये कथन किसने कहा है? तो ये गार्नर का कथन है। जो लोग ये कहते हैं कि द्वितीय सदन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस पर टिप्पणी करते हुए गार्नर ने ये कहा है कि जो दूसरा सदन है वह स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक के अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं? तो दोस्तों, देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं और राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो ये तीनों ही कथन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है धर्म अथवा भाषा के आधार पर? तो भारतीय संविधान में अल्पमत या अल्पसंख्यक समुदाय धर्म अथवा भाषा के आधार पर घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 क्या सुनिश्चित करता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है 79वां संशोधन। अगला प्रश्न है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? डी टॉकविले का मानना है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये है कुल 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो विधियों का जो समान संरक्षण है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो देखिए, विधियों का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, कौन सी रिट याचिका मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कार्पस जो है वो मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समता और राष्ट्र की अखंडता। तो राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था दर्शाता है? तो ये फ्रांस की शासन व्यवस्था पे दर्शाता है, जहाँ पर अर्ध अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और एक प्रकार से यहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन के बीच संतुलन बनाने का कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विचारक और नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार। तो इसमें आइए जान लेते हैं कौन कौन से विचारक क्या कहते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र नीति निर्देशक तत्वों को कहा है। एम पर्रिकर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, बी.एन. राव ने इसे नैतिक उपदेश कहा है और आइवर जेनिंग्स द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूर्ण आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता की चुनौती दी जा सकती है? तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तृतीय अनुसूची जो है, देखिए तृतीय अनुसूची शपथ ग्रहण से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची ये आपके प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। और छठवीं अनुसूची दोस्तों आपकी देखिए जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समक्ष समानता, ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सही है। अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, ये सही है। तो अनुच्छेद जो ऑप्शन 3 है, अनुच्छेद 25,
ये धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता नहीं बल्कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है। तो दोस्तों लोक व्यवस्था शामिल नहीं है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समता और धर्म की स्वतंत्रता सभी लोगों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। तो ये है लास्की। यूएसए में दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि क्या है। तो दोस्तों यूएसए में दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि लॉबिंग या लॉबी प्रचार है। अगला प्रश्न है अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स या अधिकारों का घोषणा पत्र किस संविधान द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये था प्रथम 10 संशोधनों द्वारा अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकार की घोषणा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। तो ये है यूएसए। विधि की उचित प्रक्रिया ये यूएसए के संविधान में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जा सकता है प्रतिनिधि सभा को। अगला प्रश्न है सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ये कथन किसका है। तो ये कथन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है। अगला प्रश्न है दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया था। तो भारतीय विचारक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति और दल विहीन लोकतंत्र को लोकप्रिय बनाया था। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया था। तो ये थे टी.वी. स्मिथ। अगला प्रश्न देखते हैं 50 वर्षों के मतभेद और 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। ये कथन किसका है। तो ये लॉर्ड रॉबर्टसन का कथन है। अगला प्रश्न है मार्शल योजना का संबंध किससे है। तो पश्चिमी यूरोपीय देशों की सहायता से संबंधित है मार्शल योजना। अगला प्रश्न है हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। ये किसने कहा है। तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है। अगला प्रश्न है कार्यपालिका के कार्य फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव का लेखक कौन है। तो चेस्टर बर्नार्ड ने कार्यपालिका के कार्य लिखा है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। ये किसने कहा है। तो एम कर्टिस का कथन है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। अगला प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई थी। तो ये आई थी 1970 में। एनपीटी 1 जुलाई 1968 पे हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, और सोवियत संघ तथा 50 अन्य राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए और यह संधि 5 मार्च 1970 को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है मध्यम मीन शब्द किससे जुड़ा हुआ है। तो मध्यम मार्ग या मीन जो है वो रस्तु से जुड़ा हुआ है। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये मिलेट ने किया था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न है असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था किसके द्वारा। तो जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया था। यहाँ पर आइए देखते हैं कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। शास्त्रीय उपागम हेनरी फेयोल से संबंधित है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम फ्रेडरिक टेलर से। मानवीय संबंध सिद्धांत आप जानते हैं एल्टन मेयो से, और व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है। 1962। अगला प्रश्न दोस्तों पॉलिटिक्स एमंग नेशंस का लेखक कौन है। ये है H.J. मार्गेनथाउ। इसकी रचना है पॉलिटिक्स एमंग नेशन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन हर्जबर्ग द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। ये लास्की का कथन है। टुवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे और इन्होंने एक पुस्तक टुवर्ड्स स्ट्रगल लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 435 है। दिदांत या डिटेंट का अर्थ क्या होता है? ये तनाव का शैथिल्य, तनाव शैथिल्य जो है दोस्तों दिदांत का अर्थ होता है। तृतीय विश्व या थर्ड वर्ल्ड पदावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड सावी। अल्फ्रेड सावी द्वारा सबसे पहले तीसरी दुनिया का शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लासनास्त और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन और विभाजन की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो ये भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है कोलंबो प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये है 9 न्यायाधीश। 9 न्यायाधीश जो होते हैं वो गणपूर्ति के लिए आवश्यक संख्या है। वार्सा पैक्ट कब समाप्त हुआ था? तो दोस्तों जुलाई 1991 में सोवियत संघ के जो विघटन के बाद वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? ये नॉर्थयोट पार्किंसन का कथन है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का सबसे पहले किस विचारधारा में समावेश किया गया था? तो ये था दोस्तों शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संघ पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो आपको याद रखना चाहिए 1971 में भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? तो अध्यादेशों की घोषणा करना ये नौकरशाही का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? ग्रोसियस, ह्यूगो ग्रोसियस ने बाह्य संप्रभुता की अवधारणा प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, ए न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माओ से तुंग। माओ से तुंग की अन्य रचनाएं हैं ऑन कंट्रडिक्शन, ऑन प्रैक्टिस और ए न्यू डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये करेंट अफेयर से संबंधित है, इसका महत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो सुरक्षा परिषद में देखा जाए तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द या कोल्ड वार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बर्नार्ड बरूच ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। ब्रांट आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट किस देश के रहने वाले थे? पश्चिम जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का आधार नहीं है? तो उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और योजना। इसमें योजना जो है वो संगठन का आधार नहीं है। उद्देश्य, प्रक्रिया और व्यक्ति, पोस्ट कार्ब, पर्पज, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान, ये सभी संगठन के आधार हैं। व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है कहाँ से? फांसीवाद से, प्रत्यक्षवाद से, उपयोगितावाद से और आदर्शवाद से। तो दोस्तों व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा लेता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसमें की गई थी? कोठारी प्रतिवेदन या कोठारी रिपोर्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? तो रेल मंत्रालय भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारस्परिक उपागमों की उपेक्षा हुई है, आनुभविक अनुसंधानों की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मैक्स वेयर के अनुसार कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पद सोपान और निष्पक्षता। तो दोस्तों इसमें जो है सभी श्रम विभाजन, देखिए कौन से ऑप्शन सही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो श्रम विभाजन, निष्पक्षता, कागजी कार्रवाई, पद सोपान, ये सभी गलत है क्योंकि चारों विशेषताएं मैक्स वेबर की नौकरशाही में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व हैं? तो ये व्यवहारवाद की विचारधारा है कि तथ्य जो हैं तकनीक से पूर्व हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो जन पदाधिकारी वर्ग जो है इसकी शक्तियों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है प्रत्यायोजन से।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्रवक्ता परीक्षा 2005 का हल देखा और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अलग से नोट कर लीजिएगा। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।